दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का खत्म होने के बाद भारत में कौन सी सभ्यता स्टार्ट होती है। तो चलिए आज शुरू करते हैं आज का वीडियो वैदिक सभ्यता से। हम लोग जानेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता का जब समापन हुआ तो कौन सी सभ्यता भारत में उत्पन्न हुआ। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो कालक्रम था उसे हम लोग जानते हैं 3300 ईसा पूर्व से लेकर 1700 ईसा पूर्व, यानी 1700 ईसा पूर्व। आप बार बार ये ईसा पूर्व सुनते होंगे। ईसा पूर्व का मतलब होता है ईसा मसीह के जन्म से पहले, यानी अभी हम लोग ईसा मसीह के जन्म के बाद 2024 जो है, तो ईसा मसीह का जो जन्म है उससे हम लोग 2024 आगे चल रहे हैं, यानी ईसा मसीह का जन्म हुए आज से 2024 साल हो गया है। इससे पहले तिथि जो होती थी वो उल्टा चलती थी, उसे ईसा पूर्व कहा जाता है, यानी ईसा मसीह के जन्म से पहले, यानी ईसा मसीह के जन्म से 1700 साल पहले सिंधु घाटी सभ्यता समाप्त हो जाती है। इसके बाद भारत में कौन सी सभ्यता स्टार्ट होती है, आज की वीडियो में हम लोग इसे जानेंगे। तो सिंधु घाटी सभ्यता जब समाप्त होती है तो भारत में एक नई सभ्यता स्टार्ट होती है जिसे वैदिक सभ्यता या वैदिक काल के नाम से जाना जाता है। वैदिक सभ्यता जो शुरू होता है वो 1500 ईसा पूर्व से शुरू होता है और 600 ईसा पूर्व तक रहता है। 1500 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व, यानी ईसा मसीह के जन्म से 1500 साल से ले से शुरू होता है। ईसा मसीह के जन्म से 1500 साल पहले शुरू होता है और ईसा मसीह के जन्म से 600 साल पहले ये सभ्यता जो है, ये काल जो है, वैदिक काल जो है, ये खत्म हो जाता है। तो आज की वीडियो में हम लोग वैदिक काल के बारे में जानेंगे कि वैदिक काल की शुरुआत कैसे होती है, वैदिक काल को शुरू कौन करते हैं, लोहे की खोज कब हुई। आज की वीडियो में हम लोग यही चीजों की जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जैसे कि हम देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता 1700 ईसा पूर्व में खत्म हो जाती थी। इसे 300 साल तक भारतीय इतिहास में किसी भी तरह का कोई भी साक्ष्य नहीं मिलता है, यानी भारत के इतिहास में 300 साल तक खालीपन रहता है, यानी कोई सभ्यता कोई चीज की जानकारी हम लोग को नहीं मिलती है। 300 साल के बाद 1500 ईसा पूर्व में आर्य भारत में आगमन होता है, यानी आर्यों का भारत में आगमन होता है। अब बात यह है कि ये आर्य कौन से और कहां से आए हैं। तो आप जैसे कि इस मैप में देख सकते हैं कि जो मध्य एशिया है, ये मध्य एशिया है। जो मध्य एशिया से डॉट लाइन है, जो डॉट लाइन से होते हुए रेड डॉट लाइन जो देख रहे हैं, ऐसे होते हुए हिंद कुश पर्वत पार कर आर्य भारत में आए और एक नए समाज की स्थापना किए गए जिसे आर्य समाज या वैदिक सभ्यता कहा जाता है। वैदिक सभ्यता की शुरुआत 1500 ईसा पूर्व, यानी आप ध्यान रखिएगा 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक वैदिक सभ्यता लिखी जाती है, वैदिक सभ्यता होती है। आखिर हम इसे वैदिक सभ्यता क्यों बोलते हैं। इसमें 4 वेद लिखे गए थे जो पीछे आप देख सकते हैं। ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। सबसे पहला लिखा गया वेद था ऋग्वेद और सबसे पुराना जो वेद है वो ऋग्वेद है। तो हम लोग जानेंगे कि वैदिक काल आखिर कितने भागों में बटा हुआ है। तो वैदिक काल के 2 भाग है जो आप मेरे पीछे देख सकते हैं मैप में। तो वैदिक काल 2 भागों में बटा हुआ है। पहला भाग जिसे हम लोग ऋग वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल कहते हैं, जिसका काल अवधि 1500 ईसा पूर्व से लेके 1000 ईसा पूर्व तक रहता है। और दूसरा जो उत्तर वैदिक काल होता है वो 1000 से लेके 600 ईसा पूर्व तक रहता है। जैसे आप मेरे पीछे मैप में देख सकते हैं कि कालक्रम आपको पता चलेगा मैप में, या मैं इसको आपको बढ़िया से दिखा सकूं इसके लिए मैं आपको फोटो डाल दूंगा। तो आगे हम पता करेंगे, पहली चीज पढ़ेंगे ऋग वैदिक काल, यानी वैदिक काल का पहला पार्ट ऋग वैदिक काल। इस वीडियो में हम लोग आज जानकारी प्राप्त करेंगे सिर्फ ऋग वैद के बारे में। ऋग वैदिक काल वैदिक काल का प्रथम भाग है। इस काल में हमें जानकारी ऋग्वेद द्वारा प्राप्त होता है और सबसे लिखा गया पहला ग्रंथ ऋग्वेद था। ये ऋषि मुनियों द्वारा लिखा गया वेद था जो ऋग्वेद था। ऋग्वेद में 10 मंडल थे, 1028 सूक्त थे और 10,580 मंत्र थे। और ऋग्वेद भारतीय इतिहास में पहला लड़ा गया युद्ध जो था वो दशराज का युद्ध था। दशराज के युद्ध में एक राजा एक तरफ और 10 राजा एक तरफ होकर लड़ाई लड़े थे। ये आर्य और जो आर्य नहीं थे उनके बीच में लड़ा गया युद्ध था। आर्य जो हैं इसमें आर्यों की जीत हुई थी और जो आर्य नहीं थे वह इस युद्ध में हार गए थे। आगे हम जाने महिलाओं की स्थिति के बारे में जानेंगे। तो ऋग वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति काफी अच्छी थी। महिलाओं को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार इस काल में था। ऋग वैदिक काल में महिलाओं को अनेक विवाह करने का अधिकार प्राप्त था। ऋग वैदिक काल में महिलाओं को राजनीतिक हिस्सा में भाग लेने का अधिकार था।
महिलाओं को ऋग्वैदिक काल में संपत्ति रखने का अधिकार नहीं था, यानी महिला किसी भी तरह की संपत्ति नहीं रख सकती थी। आगे जानेंगे कि ऋग्वैदिक काल में लोग जीवन जीने के लिए क्या करते थे। तो ऋग्वैदिक काल में लोग जीवन जीने के लिए सबसे पहले पशुपालन पर ज्यादा जोर डालते थे, पशुपालन ज्यादा करते थे, कृषि ज्यादा करते थे। कृषि में जौ की खेती बहुत ही अधिक मात्रा में करते थे और पशुपालन में वो गाय को पूजनीय मानते थे और गाय की हत्या करने वाले को मृत्यु दंड यानी मौत की सजा देते थे। यानी जो भी व्यक्ति अगर किसी गाय की हत्या कर देते थे उसे मृत्यु दंड या मौत की सजा देते थे। ऋग्वैदिक काल में गाय सबसे पूजनीय थी। और आगे जानेंगे धर्म के बारे में, आगे हम लोग धर्म के बारे में जानेंगे। ऋग्वैदिक काल में जो धर्म था, तो धर्म में देवी देवताओं का पूजा किया जाता था। ज्यादातर इसमें देवताओं का पूजा किया जाता था, देवियों की पूजा अत्यधिक नहीं की जाती थी। और यहाँ पर अलग अलग तरह के देवी देवता होते थे। अंतरिक्ष के लिए अलग देवता होते थे, आकाश के लिए अलग देवता होते थे और पृथ्वी के लिए अलग देवता होते थे। जैसे अंतरिक्ष के लिए पहले जो होते थे, पहले इंद्र होते थे। इंद्र देवता बरसात के देवता होते थे, यानी बारिश करने के लिए देवता होते थे। आकाश के देवता सोम होते थे, सूर्य होते थे और पृथ्वी के देवता अग्नि होती थी। ये देवताओं की पूजा की जाती थी ऋग्वैदिक काल में। ऋग्वैदिक काल में एक और प्रथा थी, यज्ञ करने की प्रथा। ऋग्वैदिक काल में एक यज्ञ किया जाता था, अश्वमेध यज्ञ। ये अश्वमेध यज्ञ क्या था? तो अश्वमेध यज्ञ में एक घोड़ा होता था, काला घोड़ा होता था, जो यज्ञ करने के बाद उसको छोड़ दिया जाता था। वो जिन जिन क्षेत्रों से होकर गुजरता था उन क्षेत्रों में क्षेत्र पर जो राजा यज्ञ कराता था, अश्वमेध यज्ञ कराता था, उन क्षेत्रों पर उसका राज्य हो जाता था। अगर कोई राजा अगर उस घोड़े को रोकता था तो उसको पुनः उस यज्ञ किए हुए राजा से युद्ध करना पड़ता था और युद्ध के बाद जो जीतता था उस क्षेत्र का निर्णय होता था। तो इस तरह से यज्ञ कराया जाता था। एक यज्ञ होता था जब राजा का राज अभिषेक होता था। और एक रथ ऋग्वैदिक काल में, और एक बात और है कि जब मतलब कि आर्य भारत में आए तो घोड़ों का उपयोग उनसे पहले नहीं होता था। घोड़े का ज्ञान मतलब कि भारतीय में समाज में नहीं था, तो घोड़ों का उपयोग करना हमें आर्यों ने ही सिखाया है। और एक बात कि जब भारत में आर्य नहीं थे तो उत्तर भारत में, यानी जो उत्तर भारत है वहां पर द्रविड़ रहते थे। जो आज के टाइम में जो दक्षिण भारत के लोग हैं वो उत्तर भारत में रहते थे। लेकिन जो आर्य जब आए मध्य एशिया से, तो मध्य एशिया से आने के बाद इनको भगा देते हैं दक्षिण में और खुद बस जाते हैं उत्तर में। ये हमें कैसे पता चलता है? तो ये हमें पता चलता है पुरातात्विक स्रोत द्वारा। जो उस समय का जो कंकाल मिला है उसका डीएनए और आज के उत्तर भारत के लोगों का डीएनए जब मैच कराया गया तो 99% जो डीएनए है वो मैच कर गया। अब वही दक्षिण भारत के लोगों का अगर आर्यों से हम लोग डीएनए मैच कराते हैं तो डीएनए मैच नहीं करता है। तो इस द्वारा पता चला कि जो हमारे मूल निवासी है, भारत के जो मूल निवासी हैं वो द्रविड़ हैं, द्रविड़ आर्य नहीं है। आर्य जो मध्य एशिया से आए थे, द्रविड़। जैसे हड़प्पा सभ्यता के लोगों का कंकाल जो मिलता है, अगर उसका डीएनए और हम लोग द्रविड़ भारत का डीएनए मिलाते हैं, लोगों का डीएनए मिलाते हैं, तो वो काफी हद तक मैच करता है। तो माना जाता है कि हड़प्पा सभ्यता तक जो लोग थे, जो दक्षिण भारत में लोग थे, वो ऊपर रहते थे, यानी उत्तर भारत में रहते थे। आर्यों के आक्रमण के बाद ये नीचे की तरफ ढकेल दिए गए, यानी दक्षिण भारत में चले गए ये आर्य। तो आगे के अब वीडियो में हम जानेंगे और कि लोहे की खोज कैसे हुई। और लोहे की खोज होने के बाद भारतीय इतिहास में जो ऋग्वैदिक काल में जो जाति थी 4 भागों में बटी हुई थी। पहले ब्राह्मण होते थे जो शिक्षा प्राप्त करते थे, जो संस्कृत का ज्ञान होता था उन्हें ब्राह्मण कहा जाता है। दूसरे होते थे क्षत्रिय जो युद्ध करते थे, वो क्षत्रिय कहलाते थे। और तीसरे होते थे वैश्य उन्हें बोला जाता है जो व्यापार करते थे। और चौथे होते थे शूद्र जो होते थे इन तीनों की सेवा करने वाले को शूद्र बोला जाता है। इन्हें निम्न जाति का भी बोला जाता था और इनकी ज्यादा समाज में स्थिति अच्छी नहीं थी और इन्हें ज्यादा सम्मान नहीं दिया जाता था। ऋग्वैदिक काल से आज भी ये स्थिति बनी हुई है। तो अगला वीडियो में हम लोग जानेंगे